नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैक बोर्ड के द्वारा हर माह जो है आप सभी का मासिक टेस्ट लिया जाएगा, जिसके आधार पर जो है आगे आप सभी का मूल्यांकन किया जा सकता है। अगर आपका नवंबर दिसंबर का एग्जाम नहीं होती है तो दोस्तों इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें, इस टेस्ट को जरूर से जरूर दें। अभी तक मैंने जो अक्टूबर महीना का जो है साइंस का पेपर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया है। अभी आज हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी ए का। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर इस वीडियो को देखो और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये जो मासिक जांच परीक्षा है आपका, ये कौन से महीने के लिए है? अक्टूबर महीने के लिए है। सितंबर का पहले जारी कर दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ देख सकते हैं किस कक्षा का जो आज हम लोग बात करें, क्लास 10th का बात कर रहे हैं। इसके लिए जो आपको अगर एग्जाम होती है स्कूल लेवल पे तो इसके लिए आपको समय 2 घंटे का दिया जाएगा और टोटल जो नंबर है आपका पूर्णांक 40 मार्क्स का है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा सामान्य निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर लिखें, ठीक है। पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1 मार्क्स के जो है 5 क्वेश्चंस है, टोटल 5 मार्क्स के, ठीक है। जिसमें से आपको जो एक गद्यांश दिया गया जिसे आपको पढ़ना है और उसके जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर्स को देना है, ठीक है। मैंने इसे पढ़ लिया है और आप लोग भी इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। अभी हम लोग फिलहाल क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं ताकि ज्यादा समय आप लोग का ना लगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, लक्ष्य प्राप्ति का द्वार जीवन में कौन खोलता है, ठीक है। तो ये पूरा जो आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा कि यहाँ पैशंस का बात किया गया, धैर्य का बात किया गया। जब किसी में धैर्य की बात होती है तो वो अपने लक्ष्य की ओर जरूर पहुंच पाता है। तो ये जो पूरा आप गद्यांश पढ़ोगे तो आपको मालूम चल जाएगा ये किस पर बात किया है, एग्जैक्टली बात किया है यहाँ पे धैर्य पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसका बात किया है, धैर्य पर, ठीक है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं। यहाँ पे लक्ष्य प्राप्ति का द्वार जीवन में कौन खोलता है? पहला ऑप्शन दिया गया इच्छा, दूसरा ऑप्शन दिया गया विवेक, तीसरा ऑप्शन दिया गया आशा और चौथा ऑप्शन दिया गया धैर्य। बिल्कुल सही सोचा आप सभी ने, इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? धैर्य, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया देख सकते हैं यहाँ पे, अधीर मन गति कम की प्राचीन लोकोक्ति को कौन चरितार्थ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है अधीर मन गति कम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मैं आपका गद्यांश पे लेकर आपको चलता हूँ, वहाँ पे आप एग्जैक्ट आंसर को देख पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अधीर मन गति कम के बारे में जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, जो कि आपका कौन सा बताता है, जल्दी करो कि रट लगाते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो जल्दी करो कि रट लगाते हैं, ठीक है। अधीर मन गति कम, जिनका मन चंचल होता है उनका गति भी धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। यानी जो जल्दी करने की हड़बड़ाहट करते हैं वो कहीं ना कहीं अंतिम छोर पर जाके रुक जाते हैं, उनका काम बिगड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका अधीर मन गति कम का क्या होगा, यहाँ पे जो आपका पैराग्राफ में दिया गया है उसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा, जो जल्दी करो कि रट लगाते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया देख सकते हैं। तो देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3 पे क्या बोला गया है, माली कितना भी वृक्ष को सींच ले परंतु फल प्राप्ति समय या ऋतु आने पर ही होती है, यह भावार्थ दोहे की किस पंक्ति से निकलता है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया धीरे धीरे रे माना धीरे सब कुछ होत। दूसरा ऑप्शन दिया गया माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होत। तीसरा ऑप्शन दिया गया वृक्ष को कितना भी पानी दो परंतु फल प्राप्ति के समय पर ही होगी। चौथा दिया गया है किस पंक्ति से नहीं, किसी भी पंक्ति से नहीं, यहाँ पे कहा गया चौथा में। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन 2 जो होगा वो करेक्ट होगा, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होत, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया देख सकते हैं यहाँ पे कि किसी काम को करने में जो है आपका कम समय कब लगता है, ठीक है। किसी काम को करने में कम समय कब लगता है, ठीक है। तो यहाँ आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं क्या बोला गया, चंचल मन से। दूसरा ऑप्शन दिया गया है उदिग्र मन से। तीसरा ऑप्शन दिया गया जल्दी शोर करने से और चौथा ऑप्शन दिया गया शांत मन से। तो आप सभी को मालूम होगा जब हम लोग का दिमाग शांत होता है तो ही हम सभी का क्या होता है, किसी भी काम में मन लगता है और वो काम सक्सेसफुल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप सभी ने सही सोचा है, शांत मन से, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है आपका दिया गया है 5 नंबर में,
इस गद्यांश के लिए उपरोक्त शीर्षक है। ठीक है, पहला दिया गया ऑप्शन धैर्य का महत्व, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अनुशासन का महत्व, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पर उद्देश्य उपदेश कुशल बहुत तेरे। ठीक है, और चौथा ऑप्शन दिया गया परिश्रम का महत्व। तो पूरा जो आपने पैसेज को पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा पूरा धैर्य पर बात किया गया है, इसलिए यहाँ पे हम जो है करेक्ट आंसर मानेंगे धैर्य का महत्व को। एग्जैक्ट आंसर यही होगा धैर्य का महत्व। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए। कुल प्रश्नों की संख्या जो है 5 है और हर प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेंगे। ठीक है, यानी कुल आपका 5 अंक के व्याकरण से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिया गया प्रश्न, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। ठीक है, क्रिया का भेद बताएं। पहला ऑप्शन है आपका सकर्मक, दूसरा ऑप्शन है अकर्मक, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल आप सभी ने सही पकड़ा है, ये जो होगा ऑप्शन करेक्ट होगा सकर्मक। ठीक है, आगे कोई क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है महेंद्र ने नरेंद्र से चाय पिलवाई। यहाँ पे बोला गया है महेंद्र ने नरेंद्र से चाय पिलवाई। ठीक है, क्रिया का भेद बताएं। तो पहला दिया गया है सकर्मक, दूसरा दिया गया अकर्मक, तीसरा दिया गया उपरोक्त दोनों और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है महेंद्र ने नरेंद्र से चाय पिलवाई, दोस्तों ये जो है आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये क्या है आपका प्रेरणार्थक। ठीक है, प्रेरणार्थक। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, और ये जो होता है दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, आपका समझना जरूरी है क्योंकि हम समझने आए हैं, ठीक है, रटने नहीं। ठीक है, क्यों होगा प्रेरणार्थक क्रिया और क्या ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है प्रेरणार्थक। तो यहाँ पे जान लीजिए प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया प्रत्यक्ष होती है तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है अप्रत्यक्ष होती है। जैसे राम लजाता है, वह राम को लजवाता है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। इससे पता चलता है जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है सकर्मक और अकर्मक दोनों से मिलकर बनती है। यहाँ जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा आपका ये पूरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे के चलते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चंस पे। क्या पूछा गया है, अव्यय से आप क्या समझते हैं। पहला दिया गया है संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला शब्द, क्रिया की विशेषता बतलाने वाला शब्द, तीसरा दिया गया संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द और चौथा दिया गया लिंग वचन पुरुष काल के प्रभाव से अप्रभावित रहने वाला शब्द। तो बिल्कुल दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस को देख लेते दोस्तों। क्या पूछा गया, ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया वह डैश की आलोचना करता है। ठीक है, उचित अव्यय का चयन करें। ठीक है, वह डैश की आलोचना करता है, उचित अव्यय की चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका सदा। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देख लेते दोस्तों। क्या बोला गया इसमें, इनमें से कुशल का पर्यायवाची कौन नहीं है। यहाँ पे समझ लीजिए दोस्तों, बच्चे हड़बड़ाहट से क्या करते हैं पर्यायवाची देखकर तुरंत लगा देते, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है नहीं। ठीक है, तो कुशल जो होते हैं वो चतुर भी होते हैं, दक्ष भी होते हैं, निपुण भी होते हैं, क्या नहीं होते, कपट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप नहीं पूछा गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस देख लेते दोस्तों। अब जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको, तो उससे संबंधित हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे और अच्छे से समझेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर कम है, जिसके कारण जो है आपका नोटिफिकेशन बहुत कम बच्चों तक पहुंच पाता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने जो दोस्त हैं उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के लिए कहिए, ताकि उन्हें एजुकेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए अब हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। हर प्रश्न के लिए आपको यहाँ पे कितने अंक मिलने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको हर प्रश्न के लिए जो है 2 अंक मिलने वाले हैं और केवल आपको 4 प्रश्नों के उत्तर ही देना है। ठीक है, इस सेक्शन से। ठीक है, तो सेक्शन 3 में आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 2 मार्क्स के, और कुल जो अंक होंगे आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन को। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, गोपियों ने
उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चक्री के समान चंचल है, उनका मन तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है, इसलिए उन्हें योग की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण पर ही चंचल होने संबंधी व्यंग किया गया है क्योंकि वे मथुरा जाकर उन्हें भूल गए थे। ठीक है, इसका आंसर को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते दोस्तों। ठीक है, हम लोग केवल 4 ही प्रश्नों के उत्तर देंगे। उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला, बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। दूसरा, बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। बादल कविता में नया जीवन लाने में सक्रिय है। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। हम लोग उसके बाद दोस्तों हम लोग तीसरा नंबर को स्किप करते हैं, हम लोग चौथा नंबर पे आते हैं। हम लोग केवल और केवल जो है 5 क्वेश्चंस में से हमको 4 ही आंसर्स को देना है, इसलिए जो है दोस्तों हम लोग चौथा क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं, उसका आंसर्स को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग अगर 3 नंबर का आंसर अच्छे से मालूम है, आप लोग छोटा करके लिख सकते हैं, तो बिल्कुल उसे भी आप लोग चॉइस कर सकते हैं। चौथा नंबर पे क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों इसका, मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है कि आज भी देश में जो है आप देश की जो आने वाली पीढ़ी के मन में देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना है। भले ही उनके पास साधन ना हो, परंतु फिर भी सच्चे हृदय से बना वह सरकंडे का चश्मा भी भावनात्मक दृष्टि से मूल्यवान होता है। अतः उम्मीद है कि बच्चे गरीबी और साधनों के बिना भी देश के लिए कार्य करते रहेंगे। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, जो हम लोग का जो लास्ट है। ठीक है, क्योंकि हमको 4 ही आंसर्स लिखना है, 3 नंबर को हम लोगों ने स्किप किया है और 5 नंबर के आंसर को हम लोगों ने सिलेक्ट किया यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं 5 नंबर का आंसर क्या होगा। 5 नंबर पूछा गया है, बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ भी पैदा होता था वे उसका क्या करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उनके खेत में जो भी पैदावार होती थी उसे सिर पर लादकर साहेब के दरबार में पहुंचते थे। आप सभी पढ़े होंगे इस चैप्टर को। वह सब कुछ भेंट स्वरूप दरबार में रख देते थे। वापसी में जो कुछ भी प्रसाद के रूप में मिलता था उससे वह अपना जीवन को निर्वाह करते थे। बाल गोविंद भगत कबीर की तरह ही भगवान के निराकार रूप को मानते थे। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने जो है सेक्शन जो 3 है उसमें से 4 आंसर को सिलेक्ट करके लिख लिया। अब हम लोग चलेंगे सेक्शन 4 की ओर, जिसमें जो है आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। उसमें से भी जो है दोस्तों आपका 5 क्वेश्चंस यहाँ आपको दिखाई मिल रहा होगा। उसमें से केवल आपको जो आंसर देना है, आपको 4 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं भी यहाँ पे 4 आंसर्स को आप लोगों को सिलेक्ट करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हर प्रश्न के लिए आपको कितने अंक मिलेंगे दोस्तों, 3 अंक मिलेंगे, यानी जो आपका कुल नंबर हो रहा है आपका 12 मार्क्स के इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। पहला क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हम लोग लिखेंगे कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित से की है। पहला, पानी के अंदर रहने वाले कमल के उस पत्ते से की है जो पानी के अंदर रहते हुए भी पानी एवं कीचड़ के दाग धब्बों से अछूता रहता है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। दूसरा जो होगा, जल की मटकी में उस तेल की बूंद के समान हो जो अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। आप सभी को मालूम है कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। ठीक है, और उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन का आंसर्स देख लेते हैं। आशा करते हैं आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा। ठीक है, कवि जो है बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कभी बादलों से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादलों की फुहार या रिमझिम से मनुष्य के मन में मधुर भावनाएं जन्म लेती है। इससे मन को शांति मिलती है।
कवि को बादल का गरजने वाला स्वरूप पसंद है, क्योंकि यही गरज विध्वंस को भी छिपाए रखती है, इससे नई सृष्टि का निर्माण होता है। ठीक है, यह आंसर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा जो है चैप्टर है, आप लोग इसे जरूर एक बार पढ़िएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा, मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसे जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, और तीसरा प्रश्न हम लोग चलते हैं दोस्तों, केवल हमें 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तीसरा प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। ठीक है, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कवि ने प्रकृति की व्यापकता को फागुन की सुंदरता के रूप से प्रकट किया है। प्रकृति की सुंदरता और व्यापकता फागुन में समा ही नहीं पाती, इसलिए वह सब तरफ फूट पड़ती दिखाई देती है। प्रकृति के माध्यम से परमात्मा की सर्व व्यापकता को कवि ने प्रकट किया है। वह परम सत्ता अपनी श्वासों से प्रकृति के कोने कोने में सुगंध के रूप में व्याप्त है। प्रकृति ही कवि को कल्पना की ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करती है और उसी की रचनाओं में सर्वत्र दिखाई देती है। प्रकृति की व्यापकता उन्हीं मन में तरह तरह की कल्पनाओं को जन्म देती है। वन का व्यापक या वन का प्रत्येक पेड़ पौधा इसी सुंदरता से भर कर शोभा देती है। प्रकृति की व्यापकता नैसर्गिक सौंदर्य की मूल आधार है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब जो है हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं, और इस सेक्शन से दोस्तों हमें केवल 4 ही प्रश्न के उत्तर देने हैं, तो हम लोग केवल 4 ही प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या पूछा गया है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत करें। ठीक है, इसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पान वाले का जो कैरेक्टर था उसके बारे में पूछा गया। रेखा चित्र का मतलब होता है कैरेक्टर, वो देखने में कैसा था, उसका एक्टिविटी कैसा था, इसके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। जिन्होंने पढ़ा होगा उसे आंसर जो अपने से भी लिख लेंगे वो। तो फिलहाल हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और उसे हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जो इसका आंसर होगा, पान वाली की दुकान चौराहे पर है, नेताजी की मूर्ति के सामने थी। ठीक है, नेताजी का जो चश्मा जो चैप्टर है आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें जो है पान वाले के बारे में कहा गया है। जो पान वाला है, पान वाले की दुकान चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने थी। पान वाले का रंग काला था, वो देखने में कैसा था, काला था। वह शरीर से मोटा था, उसकी आंखें हंसती हुई थी। ठीक है, उनकी तोंद निकली हुई थी। जब भी किसी बात पर हंसता था तो उनकी तोंद गेंद की तरह ऊपर नीचे उछलती थी। वह स्वभाव से खुशमिजाज था। बार बार पान खाने से उसके दांत क्या हो गया था, लाल काले हो गए थे। ठीक है, वह कोई भी बात करने से पहले मुंह में रखे पान को नीचे की ओर थूकता था। यह उसकी आदत बन चुकी थी। पान वाले के पास हर किसी की पूरी जानकारी रहती थी, जिसे वह बड़े रसीले अंदाज में जो है दूसरों के सामने क्या करता था, प्रस्तुत करता था। ठीक है, मतलब काफी ज्यादा कॉमेडियन टाइप का था, जो वो अपने जो बात है दूसरों का वो व्यापक व्यंग के रूप में उसे दूसरों के सामने रखता था, जिससे लोगों को आनंद मिलता था। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग दोस्तों। देख सकते हैं जो हम लोग सेक्शन किसका बात करेंगे, अब सेक्शन डी हो गया। अब हम लोग ई का बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें से जो है आपका ओनली और ओनली 2 क्वेश्चंस के आंसर्स देने, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, और इसमें जो है आपको हर प्रश्न के लिए कितने अंक मिलेंगे, 5 अंक मिलेंगे, यानी 2 प्रश्नों के लिए आपको 10 अंक का नंबर मिलेगा। तो इसे अच्छे तरह से लिखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग क्या पूछा गया है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग सिलेक्ट किए हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया है, आप लोग देख सकते हैं, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। ठीक है, उन्हें लोग क्यों साधु कहते थे या साधु के स्वभाव के क्यों कहते थे। तो देखिए, जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा होगा उन्हें मालूम होगा कि बाल गोविंद भगत का कैरेक्टर कैसा था, जिसके कारण ही उन्हें लोग साधु कहते थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ थे, फिर भी वे साधु कहलाते थे। इसका कारण उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं थी। ठीक है, पहला जो है आप यहाँ देख सकते हैं, वे कबीर के आदर्शों पर चलते थे और उन्हीं के गीत गाते थे। वे शरीर को नश्वर तथा आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे। दूसरा, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। आप लोगों ने पाठ को पढ़ा होगा तो उन्हें मालूम होगा आप सभी को कि उनमें बिल्कुल लालच बोल के कोई भी चीज नहीं था, और बिल्कुल एक विद्यार्थी जीवन में भी लालच का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो दिया गया है आपका, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, बिल्कुल खरा व्यवहार रखते थे। जो सही होता था, सटीक होता था, वो उन्हें उस बात को किसी के सामने रख देते थे। ठीक है, क्योंकि उन्हें झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, और चौथा हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट, वे किसी दूसरे की चीज नहीं लेते थे, यहां तक कि वे दूसरे के खेत में शौच तक ना करते
ठीक है, किसी के जगह में जाते भी नहीं थे और ना किसी के दूसरे की चीज को वो लेते थे। ठीक है, कुछ काम करने के लिए किसी चीज को नहीं लेते थे दूसरों के। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट ये कह रहा है। और पांचवा नंबर पॉइंट, चूंकि यह क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का, तो हमें कुछ पॉइंट्स बढ़ा के लिखना जरूरी है। ठीक है, तो कम से कम हम लोग 5 पॉइंट्स लिखने की कोशिश करते हैं इसमें। ठीक है, उनके खेत में जो कुछ पैदा होता उसे एक कबीरपंथी मठ में ले जाते और उसमें से जो हिस्सा प्रसाद रूप में वापस मिलता वो उसी से गुजारा करते थे। बहुत ही, आप लोग इस चैप्टर को पढ़िएगा तो बहुत ही सीधा सरल और एक संत जैसा होते हैं, वो उस तरह से रहते थे जिसके कारण ही लोग जो है उन्हें साधु कहते थे। ठीक है, आगे कभी मौका मिलेगा तो मैं हिंदी का जो चैप्टर है उसे भी डिस्क्राइब कर दूंगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन हम लोग सिलेक्ट किया क्योंकि हमें 2 ही क्वेश्चंस का आंसर्स को देना है इसमें से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। जो बच्चे हमारे यहाँ खेलते हैं कूदते हैं, उनकी जो खेल की सामग्री है वो भोलानाथ जो है और उसके साथी से किस प्रकार अलग है, इसके बारे में कहा गया है। तो उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री हमारे खेल और खेलने की सामग्री से निम्नलिखित प्रकार से अलग थे। ठीक है, पहला, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल सामूहिक रूप से मिलजुल कर खेले जाते थे। उनके खेलने की सामग्री अधिकतर मिट्टी के खिलौने, लकड़ी, मिट्टी के घोड़े के टुकड़े, धूल, पानी, पत्ते और कागज आदि होते थे, जबकि आज प्लास्टिक का प्रचलन है। ठीक है, इसी कारण प्लास्टिक के आकर्षक खिलौने से खेलते हैं जो संगीत, धुन और बोलने वाली आवाज निकालते हैं। पहले के टाइम में जो है जो होते थे वे सभी को मालूम है, आप सभी को, अभी भी गांव घर में जो है बहुत सारे बच्चे खुद मिट्टी के खिलौने बनाते हैं और खेलते भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है अभी के टाइम में प्लास्टिक से बनी हुई चीजों को खरीदते हैं, रिमोट कंट्रोल कार खरीदते हैं, अधिक जो बोलने वाले हो, जो लाइट जलने वाले हो, इस तरह के जो खिलौने पसंद करते हैं। लेकिन उस टाइम में जो चैप्टर में जो है आपका भोलानाथ और उसका साथी के बारे में कहा गया कि वो लोग मिट्टी के खिलौने से ज्यादा खेल खेलना पसंद करते थे। दूसरा ऑप्शन लिखें क्योंकि ये 5 मार्क्स का, थोड़ा लॉन्ग हम लोग को लिखना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया, दूसरा जो आपका पॉइंट लिखेंगे हम लोग, वो लिखेंगे हम लोग क्या कि टेलीविजन के आने से हम कार्टून नेटवर्क, पोगो, ठीक है, डिज्नी, नीक आदि चैनल देखकर अपना मनोरंजन करते हैं, लेकिन उस टाइम में उन लोगों के समय में ऐसा कोई भी चीज नहीं था। ठीक है, आजकल डिजिटल प्रणाली पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक खिलौने द्वारा हम उन्हीं खेल सामग्रियों से खेलते हैं। अभी जो है केवल हम प्लास्टिक की चीजों से नहीं खेलते, बल्कि बहुत सारे जो है अभी जो गेम से ज्यादातर बच्चे अपने समय को व्यर्थ करते हैं, फ्री फायर, पबजी, ये सभी से बच्चे खेलते हैं, जिससे क्या होता है, ना तो वो अपने परिवार से के साथ समय व्यतीत कर पाते हैं, ना अपने भविष्य को चिंतित कर पाते हैं। वो ज्यादातर समय इन सब चीजों में लगे रहते हैं और इन सब चीजों के आदी हो जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप लोग जो है न्यूज के माध्यम से भी सुने होंगे, कई सारे इंसिडेंट आपको देखने को मिले हैं। कोई भी चीज करें, ठीक है, उसे अपने आदत में ना ले बुरी चीजों को। ठीक है, तो यह दूसरा जो है, उस समय में इस तरह के कोई इलेक्ट्रॉनिक गेम्स वगैरह भी नहीं था। किनके समय में, भोलानाथ और उनके साथियों के खेलने के समय। ठीक है, चौथा जो है आपका, भोलानाथ जैसे बच्चे की खिलौने की सामग्री से वह सुलभता से बिना पैसे खर्च किए ही प्राप्त हो जाती है, जबकि आज के बच्चे की सामग्री बाजार में खरीदनी पड़ती है। ठीक है, भोलानाथ और उसके साथियों के जो खिलौने होते थे दोस्तों, वो जो है उन्हें कहाँ प्राप्त हो जाता था, गांव घर में ही मिल जाते थे। लेकिन अभी के समय में जो बच्चे खिलौने की मांग करते हैं, उसके लिए वहां कहाँ जाना पड़ता है, उन्हें मार्केट जाकर उसे परचेज करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक गेम्स वगैरह है उसके लिए जो है नेट पैक भरा के उन्हें डेटा खर्च करके अपना गेम्स को खेलना पड़ता है। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इसे बनाने के लिए काफी समय लगा है, तो बिल्कुल इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो पसंद आया। अगर आप चाहते हैं कि और भी मैं आगे वीडियोस बनाऊं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।